हाँ भाई, तो अब अपन पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस एंटायर फिजिक्स सेक्शन, ठीक है, सॉरी थर्मोडायनेमिक्स। एक चैप्टर बच गया आपका ग्रेविटेशन, जो हम देखेंगे लास्ट में। मैंने छोड़ रखा था क्योंकि लास्ट में मैं पढ़ाना चाहता था उसको। तो ये है आपका हीट ट्रांसफर। ओके, तो हीट ट्रांसफर 3-4 तरीके से होता है। तो हीट ट्रांसफर बेसिकली क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट की तरफ किस किस तरीके से हीट जा सकती है। ओके, जैसे आप देखोगे अगर हमारे पास दो ब्लॉक्स पड़े हैं, इसका टेम्परेचर T1 है, इसका टेम्परेचर T2 है, तो हमने बताया था कि ये ट्राई करेंगे कि सेम टेम्परेचर पे आ जाए। जो हायर टेम्परेचर है वहां से लोअर टेम्परेचर वाले की तरफ हीट फ्लो होगी। तो ये होता है आपका कंडक्शन, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स टचिंग की वजह से एक दूसरे में हीट ट्रांसफर करते हैं। इसके अलावा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन में क्या होता है, आपके पास जैसे कोई लिक्विड या कोई फ्लूइड है, तो उसमें बहाव की वजह से जो हो रहा है, जिसकी वजह से आपकी सी ब्रीज या लैंड ब्रीज जो होती है कन्वेक्शन की वजह से होती है मोस्टली। इसके अलावा एक और मोड होता है रेडिएशन, जिसमें किसी तरह के मीडियम की जरूरत नहीं है। रेडिएशन क्या होता है, जैसे सन से जो अर्थ की तरफ लाइट आ रही है, या वो बल्ब की तरफ से जो हमने लाइटिंग लगा रखे हैं यहाँ पे, वो जो आपकी आ रही है ना लाइट, वो है आपके रेडिएशन। तो उसके अपन फॉर्मूले पढ़ते हैं एक एक करके। सबसे पहले आता है आपका कंडक्शन। तो हमने क्या किया, हमने एक रॉड ली, इसकी लेंथ है L, इसके अक्रॉस टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा T और इसका एरिया है A, सर्फ क्रॉस सेक्शन एरिया। तो हमने बोला कि dq/dt होता है K × A इंटू dt/dx या डेल्टा T/L, ठीक है। तो ये आपकी इक्वेशन होगी थर्मल कंडक्टिविटी की। यहाँ पे Q क्या है, हीट, तो ये हीट पर यूनिट टाइम ट्रांसफर्ड। K होता है कॉन्स्टेंट, इसको कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, A होता है आपका एरिया क्रॉस सेक्शन, dt/dx हो गया कि टेम्परेचर विद रेस्पेक्ट टू x किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है कि आपका K हम निकालते हैं इस तरीके से। तो अब यहाँ पे एक चीज होती है जिसको कहा जाता है थर्मल करंट। ओके, तो ये जो है इसको कहते हैं हम थर्मल करंट, और ये जो है ये एक तरह से थर्मल वोल्टेज हो गया, अगर किसी ने 10th में पढ़ रखा हो अच्छे से करंट। तो यहाँ पे अपन R डिफाइन करते हैं, जो होता है बेसिकली dt या डिवाइडेड बाय dq/dt, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस या डेल्टा T बोल दो इसको, डिवाइड बाय ये। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका थर्मल रेजिस्टेंस। थर्मल रेजिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, dx/Ka, या जिसको आप लिख सकते हैं L/Ka इस फॉर्म में, ठीक है। तो अगर आपके पास एक रॉड है, इसकी लेंथ L है और उसका क्रॉस सेक्शन K है, सॉरी क्रॉस सेक्शन एरिया A है, और उसकी कंडक्टिविटी अगर K है, तो हम लिखेंगे थर्मल रेजिस्टेंस इक्वल टू L/Ka। ये फॉर्मूला है मेन। तो देखो ये चीज होती है, ये सब तो इससे आया हुआ है। ओके, तो कभी कभी आपको क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आप या इसको ऐसे कर दो dr इक्वल टू ये, ठीक है। तो जैसे आपके पास एक शेल है, ठीक है, और आपको इसकी थर्मल कंडक्टिविटी निकालनी है फ्रॉम रेडियस A टू B, ठीक है। खोखला शेल है एक, यहाँ पे डेल्टा T कुछ आपने कर रखा है। तो हम क्या करेंगे, एलिमेंट ले लेंगे एक। ओके, एक एलिमेंट ले लो x रेडियस पे, dx विड्थ का। तो इसका एरिया कितना होगा, अपन यहाँ पे कैलकुलेशन करते हैं। तो dx तो ऊपर, तो अपन पहले ये अगर देखते हैं, अगर फ्लो इसमें से रेडियली हो रहा है, ठीक है। ये बेसिकली क्वेश्चन है, ये नहीं जानो तो भी वैसे कुछ चलेगा, ये मैं एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जेई एडवांस। ओके, तो इस शेल की थिकनेस कितनी है, dx, तो हमने dx पुट कर दी, डिवाइड बाय k। इस देखो k जो होता है ना, वो एक कांस्टेंट होता है फॉर अ पर्टिकुलर सब्सटेंस। तो k हमें दिया होगा इसके अंदर कि इस पर्टिकुलर, जैसे आयरन का बनाया तो आयरन का थर्मल कंडक्टिविटी इतना होता है, डिवाइड बाय a। ओके, तो अब एरिया देखोगे तो ये सरफेस एरिया आएगा इसका, तो वो क्या हो जाएगा 4πx²। इंटीग्रेट कर देंगे अपन A से लेके B तक, तो ये आपका थर्मल कंडक्टिविटी आ जाएगा। तो ये जस्ट मैंने क्वेश्चन बताया। तो बेसिकली करना क्या है, एक स्मॉल थिकनेस dx के लिए आपका थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल रेजिस्टेंस होता है dr इक्वल टू dx/Ka। तो हमने यहाँ पे dx विड्थ ली है, तो dx ऊपर K, और सरफेस एरिया कितना है, जिससे हीट फ्लो हो रही है, रेडियली हो रही है, तो 4πr²। क्यों, क्योंकि स्फेयर है, तो शेल या एक सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर पे ये हीट फ्लो हो रहा है। ओके, तो ये एक क्वेश्चन भी मैंने करा दिया। तो ये होता है आपका। ओके, अब एक चीज आती है रजिस्टर्स इन पैरेलल एंड सीरीज। फटाफट से बता देता हूं क्या है, ठीक है, समझ लेना भाई। इससे सबसे खतरनाक जो क्वेश्चन आएगा वो मैंने तुम्हें करा दिया, ये रेडियस का कैलकुलेट। ये सबसे खतरनाक क्वेश्चन जो आ सकता है वो यही है कि रेजिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्सटेंस या एक पर्टिकुलर सॉलिड का निकालो। तो मैंने एक स्फीयर का करके तुम्हें ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। तो वो एक बार देख सकते हो वापस से, इससे बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से। तो अब ये हो गया अपना एक चीज। अब जैसे अब कभी कभी आता है कि आपने जैसे दो रॉड ले रखी, उनको पैरा सीरीज में लगा दिया ऐसे। इनकी रेजिस्टेंस अगर R1, R2 और R3 है, और टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ पे 0 और यहाँ पे T है, तो यहाँ पे जो आप लिखोगे ना I, तो I जो होता है वो होता है आपका V या डेल्टा T इंटू R इक्विवेलेंट, ठीक है। तो हम बेसिकली ये कह रहे हैं
कि इन तीनों की जगह अगर हम एक ही रजिस्टर रख दें, रजिस्टर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ एक ही रॉड सेम रेजिस्टेंस जो प्रोवाइड करती हो, सेम टेम्परेचर डिफरेंस में, तो भी इतना ही आ जाए, इसको कहते हैं इक्विवेलेंट रजिस्टर या इक्विवेलेंट थर्मल रजिस्टर। ओके, अब इसके बारे में ज़्यादा हम पढ़ेंगे 12th में, तो ये चीज़ अगर समझ में नहीं आए चिंता मत करना, 12th के कोर्स में देख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तुम समझ जाओगे, ज़्यादा वो कोई खतरनाक चीज़ नहीं है। तो हमने ये देखा कैलकुलेशन करके कि R इक्विवेलेंट होता है R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। तो ये याद रख सकते हो कि जब सीरीज में लगे हो ना वैसे रजिस्टर, थर्मल रजिस्टर्स की 1 2 3 एंड टू एंड, तो उनके रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। रेजिस्टेंस क्या होती है? L/K, बता ही दिया है आपको। अब कभी कभी क्या होगा कि ये ऐसे नहीं रखे होंगे, ये रखे होंगे पैरेलल में, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, उम्मीद है मुझे। तो जैसे आपके पास 3 रजिस्टर ऐसे पैरेलल में रख रखे हैं, R1 R2 R3, यहाँ 0 यहाँ T है, तो हम कहेंगे कि अगर इसको अपन एक ही रजिस्टर मान लें तो यहाँ पे I कितना फ्लो होगा, तो वो होता है आपका R इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन, जितने भी है, ठीक है। तो इनका इन्वर्स करके ऐड कर दो, उससे तुम्हारा इन्वर्स और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट आ जाती है। तो सीरीज में क्या होता है, आगे से आगे जुड़े होते हैं, पैरेलल में क्या होता है, एक के ऊपर एक रखे होते हैं। ओके, वो दिख जाता है क्वेश्चन में, पैरेलल बोला है, सीरीज बोला है, तो उसका R इक्विवेलेंट आप ऐसे निकाल सकते हैं। वैसे इस तरह का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आएगा, क्योंकि अगर एग्जामिनर को ये चीज़ टेस्ट करनी है तो वो आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी में पूछेगा, जो हम 12th में पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आने का चांस आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा है, बट स्टिल आप ये चीज़ें याद रख सकते हैं। तो चैप्टर में क्या क्या याद रखना था अभी तक आपको? पहला dq/dt इक्वल टू KA/dt/dx, ये T टेम्परेचर है, ये T टाइम है, ठीक है। ये है आपकी विड्थ, ये क्रॉस सेक्शन एरिया, ये थर्मल कंडक्टिविटी, ये हीट। थर्मल कंडक्टिविटी कांस्टेंट होता है जो हर सब्जेक्ट के लिए रहता है फिक्स्ड, ठीक है, वेरी भी करता है, बट आपको दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि K इतना है। ए होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इसके केस में क्रॉस सेक्शनल एरिया ऐसा है। अगर अपन जैसे एक स्फेयर की बात कर रहे थे तो उसमें सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर था, जो ये जो बीच में शेल था ना, वो था ये। तो ये सब अपन निकाल के कर सकते हैं, तो ये इसमें बहुत ज़्यादा वो कुछ है नहीं। क्वेश्चन कैसे आएंगे, आपको 3-4 थर्मल रजिस्टर्स दे देंगे और बोलेंगे कि इसके अंदर करंट, इसके अंदर कितना हीट फ्लो हो रहा है पर सेकेंड। तो क्या करेंगे हम, टेम्परेचर डिफरेंस देखेंगे, K देखेंगे, A देखेंगे, L देखेंगे और निकाल लेंगे। K L/K से अपन के पास रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर अपन क्या लगाएंगे, I इक्वल टू R इंटू डेल्टा T और लगा देंगे, आंसर निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन छोटे मोटे आते रहते हैं। दूसरा आता है इक्विवेलेंट थर्मल रेजिस्टेंस निकालने का, जैसे मैंने आपको बताया उस स्फेयर वाला क्वेश्चन करा के, उनमें क्या करो, एक ऐसा एलिमेंट करो जिसके अक्रॉस हीट फ्लो कांस्टेंट हो। तो हमने देखा कि क्योंकि सब फिगर सिमेट्रिक है, तो अगर हम एक स्फेरिकल शेल ले लें बीच में x रेडियस का विद अ थिकनेस dx, तो उसमें कॉन्स्टेंटली एक ही मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होगा, थर्मल करंट, है ना। तो हमने फिर वहाँ पे एलिमेंट लेके इक्वेशन लगा दी dx/Ka। ओके, a कितना आ रहा था 4πx², L कितना आ रहा था dx, और फिर इंटीग्रेट कर दिया। इस तरह के क्वेश्चन अपन छोटे मोटे कर सकते हैं, आई डोंट थिंक बहुत कोई है। ओके, अगर ये सब चीज़ें तुम्हें समझ में नहीं आ रही ना, चिंता मत करो, क्यों, क्योंकि ये वापस से चीज़ें हम 12th में देखेंगे, और तुम्हारा जेई एग्जाम कब है, 12th में। ओके, तो ये सब मत सोचा करो मेरा टेस्ट में कम नंबर है, क्योंकि देखो कुछ चीज़ें ऐसी, अब यही चीज़ हम 3 बार पढ़ेंगे, ये चीज़ हम कहाँ 4 बार पढ़ेंगे इनफैक्ट। ये सीरीज पहले वाली चीज़ें यहाँ पर एक तो यहाँ पढ़ते हैं, एक रेजिस्टेंस में पढ़ते हैं, एक जब आप कैपेसिटेंस पढ़ोगे तब पढ़ेंगे, एक इंडक्टेंस पढ़ोगे तब भी पढ़ेंगे। तो ये वापस से आएगा, तो कोई समझ में नहीं आया ना चीज़ तो उसको ऐसे दिल पे मत लो, कोई बात नहीं, फॉर्मूले याद करके समझ लो कि क्वेश्चन ऐसे करना है, आगे बढ़ जाओ। समझ में आएगा कब, जब आप आगे वापस से इसको एनकाउंटर करोगे। ओके, तो चिंता मत करो, नया कॉन्सेप्ट है, समझने में देर लगती है बच्चों को, है ना। बस एक बार देखो, नहीं समझ आया वापस वीडियो देखो, फिर भी समझ में नहीं आए आगे बढ़ जाओ, वापस आके कभी देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका थर्मल कंडक्शन। अब हम देखते हैं एक और तरीका हीट ट्रांसफर का, जिसको कहते हैं रेडिएशन। कन्वेक्शन की बात की जाए तो कन्वेक्शन पे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, वो बहुत ज़्यादा स्टडीड चीज़ नहीं, क्योंकि कन्वेक्शन में क्या होता है और भी बहुत सारे फैक्टर्स एंड वेरिएबल्स आ जाते हैं, तो इसलिए कन्वेक्शन वेल स्टडीड फेनोमेना नहीं है, और 11th-12th सिलेबस में तो बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा बहुत थ्योरी आपको देखना होता है, HC वर्मा से देख सकते हो। ओके, मेन बात करते हैं रेडिएशन की। अब देखो, एक चीज़ मैं पहले से डिस्क्लेमर दे देता हूँ, रेडिएशन एक ऐसी चीज़ है जिसका थ्योरी बहुत लार्ज है, ठीक है। रेडिएशन पे अगर तुम कोई बुक खरीदने जाओगे ना, तो इस पेन जितनी मोटी बुकें तक मिल जाएंगी तुम्हें मार्केट में। इतना वाइडली स्टडीड फेनोमेनन है, क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स की स्टार्टिंग है, और मॉडर्न फिजिक्स इन इटसेल्फ बहुत बड़ा है। मतलब तुम ये मान सकते हो कि पिछले 100 साल से जो फिजिक्स चल रहा है ना, वो सारा मॉडर्न फिजिक्स है। तो पिछले 100 साल में कंप्यूटर्स बढ़ गए हैं, साइंटिस्ट की यूनिवर्सिटीज़ बढ़ गई हैं, साइंटिस्ट बढ़ गए हैं, इक्विपमेंट अच्छे हो गए, तो अब फिजिक्स पहले से भी ज़्यादा पढ़ाई जाती है ना। तो पहले आप ये सब जो पढ़ रहे हो ना, बाकी चीज़ें कि मैकेनिक्स पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, ये 1600, 1700, 1800 में मैन्युफैक्चर हो गया था सब माल, तो बहुत ज़्यादा पढ़ने को कुछ था नहीं। इन सब फील्ड्स पे एक्सपेंशन शुरू हुआ 20th सेंचुरी में, 1900s में आइंस्टाइन वगैरह बड़े बड़े लोग आए, मैक्सवेल
मैक्सवेल तो नहीं, आपके हाइसेनबर्ग वगैरह, तो उन्होंने ये सब दिए, ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स के फंडे। तो उनमें से एक मॉडर्न फिजिक्स का फंड है ब्लैक बॉडी रेडिएशन, उसी के बेसिस पे ये सब चलता है। तो अब ये सब चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा रिसर्च में घुस जाओगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं सच में बता रहा हूँ, मतलब मॉडर्न फिजिक्स का कोर्स आपका आप जब IIT में आते हो ना फर्स्ट ईयर में, तब पढ़ाया जाता है। तो उसमें एक बुक आती है डेविड ग्रिफिथ्स नाम करके, इतनी मोटी बुक आती है, उसमें केवल मॉडर्न फिजिक्स है ना। तो वहाँ पे ये सब पढ़ते हैं अपन, रिलेटिविटी हो गया आपका, ये क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, सब पढ़ते हैं। तो तब हम देखेंगे, चिंता मत करो, जब IIT में आ जाएंगे। अभी हमको क्या करना है कि मैं तुम्हें कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, मैं तुम्हें कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उनको बिना कुछ सोचे समझे दिमाग में डाल लेना है। ओके, तो सबसे पहला आपका आता है वीन्स लॉ, ठीक है। तो एक चीज़ होती है ब्लैक बॉडी, है ना, ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी क्या होती है, जैसे ब्लैक कलर का कुछ, ये जैसे मेरा लेंस का कैप है, ठीक है, ये ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो एक ब्लैक बॉडी एक ऐसी सब्सटेंस होता है जिसमें अगर आपने कुछ एनर्जी डाला, ठीक है, तो वो एनर्जी उससे एस्केप नहीं करेगा या उससे वो लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होगा, वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो ये होती है ब्लैक बॉडी। अब ब्लैक बॉडी ऐसे दिखती नहीं है इजीली, ठीक है, वो इंसान को कहीं मिलती नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जाके कहीं बोलोगे बाजार में कि ब्लैक बॉडी दे दो सर तो मिल जाएगी, नहीं। और ये सब, ये ब्लैक कलर का ये है ना, ये मेरे इंक ब्लैक है, ये वाइट बोर्ड, ये ब्लैक नहीं होता है, ठीक है। ब्लैक की एक अलग फिजिकल कॉन्सेप्ट है, और ब्लैक का डेफिनेशन ये है कि तुमने अगर उसमें कुछ डाला वापस नहीं आएगा। जैसे ब्लैक होल है, ब्लैक होल में कुछ जाता है तो वापस बाहर नहीं आता है, तो लाइट भी उसमें जाती है तो वापस बाहर नहीं आती है, तो वो एक ब्लैक बॉडी आप कह सकते हो। ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, बातें इनको दिल से मत लगा लेना कि यार कोई रिसर्चर देख रहा हो या किसी के पापा फिजिक्स साइंटिस्ट हो और बोल दे ये क्या बोल दिया। मैं समझता हूँ वो सब बात, लेकिन अभी तुम्हारे लेवल पे तुम ये सब चीज़ें जान लो, बहुत है। डिटेल में कहाँ से पढ़ना है मैं बताऊँगा, चिंता मत करो। कोई हो सकता है ना कोई रुझानी लोग आ गए हो चैनल पर, तो तुम देख सकते हो। तो देखो, ब्लैक बॉडी के अंदर हमने ये देखा, उससे एमिटेड रेडिएशन जो है उसको अगर हमने प्लॉट किया विद टेम्परेचर, तो हमने ये देखा, तो ये पहला टेम्परेचर T1 पे ये प्लॉट आया, टेम्परेचर T2 पे लेट से ये प्लॉट आया, टेम्परेचर T3 पे ये प्लॉट आया। तो हमने ये देखा कि, या इसको लैम्डा की वर्सेस में प्लॉट किया, तो हमने ये देखा कि जब आपकी ब्लैक बॉडी का रेडिएशन, ये बेसिकली रेडिएशन का एक प्लॉट है, ठीक है, विद सर्टेन वेरिएबल्स। यहाँ पे रेडिएशन कितना हो रहा है वो हो सकता है, यहाँ पे लैम्डा कितना है वो हो सकता है। अलग अलग टेम्परेचर्स पे प्लॉट किया गया और देखा गया कि किस लैम्डा पे एमिशन सबसे ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, सबसे पीक देखा। तो इन्होंने एक ऑब्जर्वेशन की कि ये लैम्डा पीक वाला मल्टीप्लाइड बाय टेम्परेचर होता है कांस्टेंट, इसको कहा जाता है वीन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 0.29 सेंटीमीटर केल्विन, इसको कहते हैं वीन्स लॉ, ठीक है। तो वापस बता देता हूँ क्या होता है, कैसे आया, ये ग्राफ क्या है, कुछ नहीं सोचना, ग्राफ कट करो, फालतू चीज़ है ये, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि एक ब्लैक बॉडी जो होती है, उसमें ब्लैक बॉडी के अंदर जब भी आप उसका रेडिएशन मेजर करते हो और उसका वो वेवलेंथ देखते हो जहां पे सबसे मैक्सिमम रेडिएशन हो रहा है, वो अगर आपकी लैम्डा है और वो टेम्परेचर जिस पे आप मेजरमेंट कर रहे हो T है, तो लैम्डा इंटू T आता है 0.29 सेंटीमीटर केल्विन, ठीक है। इस पे भी इसमें क्वेश्चन करा दूंगा, चिंता मत करो। मुझे पता है तुम समझ नहीं पा रहे हो क्या हो रहा है। एक हमने ये ऑब्जर्व किया, एक और होता है स्टेफान बोल्ट्जमैन लॉ, ठीक है। वो क्या बोलता है कि तुम्हारा जैसे कि ऑब्जेक्ट जो रेडिएशन एमिट कर रहा है, ठीक है, पॉइंट ऑब्जेक्ट है जैसे, तो यहां पे जो इंटेंसिटी होगी ना वो होती है सिग्मा T⁴, ओके। हाँ, अब यहां पे इंटेंसिटी का मतलब क्या हुआ, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, या तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ये हो गया आपका स्टेफान बोल्ट्जमैन लॉ। अब ये क्या है मैं समझाता हूं, देखो। तो तुम्हारे पास जैसे सन है यहाँ पे, ठीक है, और तुमने बहुत दूर, जैसे यहाँ पे अर्थ है, ठीक है, सन बहुत बड़ा है, इतना पता है सबको, ये सन है, जैसे ये सन है और यहाँ पे अर्थ है, इतना तो पता है ना सबको कि अर्थ बहुत छोटा है सन के कंपैरिजन में। तो सन जैसे, और सन बहुत दूर भी है मतलब अर्थ से, तो ये रेडियस बहुत छोटा होता है, तो आप इसको बेसिकली पॉइंट मान सकते हो। तो हम बस ये कह रहे हैं कि ये ऐसे ऐसे एनर्जी एमिट कर रहा होगा रेडियली, क्योंकि देखो कोई स्फेयर अगर है और उसको तुम रख दो और उसके चारों ओर एक स्फेयर इमेजिन करो, एक और, जैसे ये स्फेयर है, इसके चारों ओर एक स्फेयर इमेजिन किया, ये स्फेयर है, सर्कल नहीं है, ओके। धरती गोल है, सर्कल नहीं है, फ्लैट अर्थ कोई देखना मत यार, कोर्स है ना। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे अगर इस पॉइंट पे आप इंटेंसिटी मेजर करो, इंटेंसिटी क्या होता है, पावर पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो पावर क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो du/dt, ये u जो है वो एनर्जी बता रहा है, इक्वल टू सिग्मा T⁴। ये ए क्या है आपका एरिया, ठीक है, ये जो एरिया है ना ये आपका एरिया होता है। T क्या है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो टेम्परेचर 2⁴,
यहाँ वेरी करता है। और इस सिग्मा की बहुत प्यारी वैल्यू होती है 5, 6, 7, 8, ठीक है, ऐसा यूनिट्स में जो भी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे यूनिट इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि देखो यूनिट में कभी याद नहीं करता हूँ, यूनिट में निकालता हूँ। यूनिट कैसे निकालते हैं, चलो ये भी बता देते हैं। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, टेम्परेचर होता है टाइम, ठीक है। यहाँ पे मीटर स्क्वायर लिया हो और यहाँ पे केल्विन टू द पावर 4 कर दो, तो जूल मीटर स्क्वायर इनवर्स सेकंड इनवर्स केल्विन टू द पावर -4, ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, ये 8 टू द पावर 4 को नीचे लेके आ गया और फिर डिवीजन करना है नॉर्मल, ऊपर जे जूल है नीचे टाइम है, ए और टी पावर 4 है। ए का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर, टी पावर 4 का क्या होता है के टू द पावर 4। मैंने कुछ नहीं किया, इसको नीचे लेके चला गया मैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू देखो बड़ी आसान वैल्यू है, 5, 6, 7, 8 याद रखो, 5.67 न्यूटन/8। इनफैक्ट मैं ये जो मैं बता रहा हूँ ना, ये मैंने बहुत दिन बाद खुद पढ़ा था और मुझे भी याद नहीं थी वैल्यू क्या थी, बट मुझे याद आ रहा है 5, 6, 7, 8 कुछ होता था, तो 5, 6, 7, 8 लिख दिया, ठीक है। बट वैल्यू सही है, चिंता मत करो, है ना। अब इनको यूज़ कैसे करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। अब आपको केवल यही चीज़ें पता होनी चाहिए और कुछ जानने की जरूरत नहीं है इस पूरे चैप्टर में, ओके। अब इस पर मैं क्वेश्चन बता देता हूँ। मैं फॉर्मूले लिख के रखता हूँ यहाँ पे ताकि तुम लोग देख देख के आंसर सॉल्व कर सको। तो यहाँ पे भाई क्या हो रहा है कि तुम्हें बोल दिया कि जो सन है ना, सन का सबसे प्रोबेबल जो स्पेक्ट्रम रिलीज होता है ना, उसकी लैम्डा तो मान लो 555 nm है, ठीक है। और ये सत्य भी होता है, ये येलो लाइट होती है, इसीलिए आपको सन येलो दिखता है क्योंकि येलो कलर की लाइट उससे सबसे ज़्यादा एमिट हो रही है, ओके। तो ये आ रही है आपकी 555 nm की लैम्डा। इसमें बोला जा रहा है कि लैम्डा जिसपे सबसे मैक्सिमम आप ऑब्जर्व करो ना स्पेक्ट्रम सन का, वो है आपको 555 nm का, ये बता रखा है इन्फॉर्मेशन। तो ये पूछ रखा है कि अर्थ को पर सेकंड कितनी एनर्जी रिसीव हो रही है और ये डिस्टेंस दे रखा है आपको 1.5 × 10⁻11 मीटर, ओके। ये दे रखा है आपको कि ये अर्थ से सन का डिस्टेंस इतना है। तो बताओ, तो अब तुम सोचोगे ये क्या आ गया भाई, तो देखो करते हैं। हमारे पास रेडिएशन का क्वेश्चन आया है, लैम्डा दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, दिमाग में पहले ही क्लिक होना चाहिए कि लैम्डा कौन से फॉर्मूले में आता है, वीन्स फॉर्मूले में। और हमें बता रखा है कि मैक्सिमम स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो रहा है 555 पे, इसका मतलब उसके कॉरस्पॉन्डिंग टेम्परेचर अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। तो क्या लिखा, 555 × 10⁻⁹ इंटू टी इक्वल टू 0.29 × 10⁻²। अब ये -2 क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है और हमें करना था मीटर में क्योंकि सब ऐसा यूनिट में। तो यहाँ से टेम्परेचर आ जाएगा टेम्परेचर, ठीक है। क्या किया मैंने, वीन्स लॉ में डाला लैम्डा को, लैम्डा दिया हुआ था और बताया हुआ था कि इस पे अपना स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो रहा है। अब देखो स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व कौन सा होगा, जो सबसे ज्यादा तेजी से एमिट हो रहा होगा वो ऑब्जर्व होगा, ऐसा तो है नहीं जो कम चल रहा है उसको ऑब्जर्व करोगे तुम, तो वो देखोगे ना सबसे मैक्सिमम कहां से एमिट हो रही है लाइट। तो सबसे मैक्सिमम बता रखा कि 555 से हो रही है, तो हमने यहाँ पे लगा दिया और टेम्परेचर निकाल लिया सन का क्या है, ओके। टेम्परेचर निकल लिया। अब अपने पास दे रखा है कि अपन को पर सेकंड एनर्जी निकालनी है, तो dE/dt पूछा है इस जगह पे, तो वो कितनी होगी, सिग्मा की वैल्यू अपन को पता है। अब ए कितना होगा, अब ये देखो ये सन तुम्हारा जैसे है और ये अर्थ है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये जो आपका है ना पूरा जो स्फेयर है उसका एरिया कितना है 4πr², 4π इंटू आर कितना दे रखा है 1.5 × 10⁻11 का स्क्वायर इंटू T⁴, टी तुमने निकाला था उसको यहाँ डाल दो, ठीक है। अब इससे क्या आएगा, ध्यान देना, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये बहुत। इससे क्या आएगा कि आपका इस पूरे स्फेयर पे कितना चल रहा है, आपका एनर्जी कितना इस पूरे स्फेयर पे। अब हमें तो केवल अर्थ पे पूछा है कितना गिर रहा है, तो अब तुम ये देखो कि अपना ये स्फेयर है, ठीक है, और यहाँ पे अर्थ है, तो अर्थ का कुछ रेडियस रहा होगा, ठीक है। अब ये देखो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, ये तो मैं शायद समझ में नहीं आया, पहली बात में नहीं आया तो घबराना मत, थोड़े दिन बाद समझ आएगी, ठीक है। बार बार देखोगे, 5-6 बार देखोगे तो समझ में आएगा क्या है, खुद से करोगे तब समझ आएगा, ये एक बार में समझ आने वाली चीज़ नहीं है। तो हमने ये बोला कि इस पूरे स्फेयर के ऊपर यानी 4πr² एरिया के ऊपर एनर्जी अगर E है, दिख रहा है कैमरा में क्या लिखा है मैंने, अगर E एनर्जी है 4πr² एरिया में, इसको मैं इधर खिसका देता हूँ ना यार, है ना। तो हमें ये वाला एरिया देखना है, ठीक है। ये एरिया कितना है 4r रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर इंटू पाई। क्यों, तुम ऐसे सोचो ना कि यार इस एरिया पे जैसे कुछ एनर्जी गिर रही है, ठीक है, और यहाँ पे एक सर्कल है। अब देखो अर्थ अपन देखेंगे सन की तरफ से, सन को तो अर्थ एक सर्कल दिखेगा, ठीक है।
सर्कल, मैं सन के बीच में बैठा हूँ, मुझे सर दिख रहा है कि यार अरे यार अर्थ देखते हैं अपन, तो अर्थ तो मुझे एक सर्कल दिखेगा छोटा सा, ठीक है, उसका एरिया कितना होता है पाई इंटू रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। और ये कहाँ पे बिछा हुआ है, इस पूरे स्फेयर के ऊपर बिछा हुआ है, तो ये पूरा स्फेयर है 4 पाई इंटू दिस आर स्क्वायर, ठीक है, 4 पाई इंटू दिस आर स्क्वायर, इसको मैं आर बोल रहा हूँ, इसको मैं आर ही बोल रहा हूँ, रेडियस ऑफ अर्थ आर ही है और रेडियस ऑफ द स्फेयर यानी अर्थ टू सन डिस्टेंस है आर। ओके, मैं ये बोल रहा हूँ कि 4 पाई आर स्क्वायर एरिया इतना सारा, उसमें मैं अपनी सारी एनर्जी फेंक रहा हूँ कि ये भाई तू भी ले 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 यूनिफॉर्मली। ओके, तो अब मुझे ये देखना है कि यार ये पाई आर स्क्वायर का छोटा सा सर्कल है, उस पर कितनी जाएगी, क्योंकि सन को तो ऐसे पाई आर स्क्वायर सर्कल ही दिखेगा ना छोटा सा, उसको स्फेयर तो दिखेगा नहीं, है ना। जैसे तुम्हें मेरी शक्ल यहाँ पे कि गोल दिख रही है क्या, तुम्हें मेरी शक्ल ऐसी दिख रही है फ्लैट, है ना कैमरा में, तो वैसे ही मैं देखूंगा तो मुझे एक सर्कल दिखेगा पाई आर स्क्वायर का। ये समझ में आए बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो याद रख लो कि भाई सन से अपन देखेंगे तो एक कि अर्थ जो है वो एक सर्कल दिखेगा, तो इसलिए अपन डायरेक्ट यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू आर स्क्वायर, ये परसेंटेज ऑफ एनर्जी अर्थ के पास जाएगा, ठीक है। तो फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने की बात आ गई, तो अपन इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इस फ्रैक्शन से, तो पाई पाई गया, आर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 आर स्क्वायर। अब ये आर और ये आर सेम है तो अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आर ए की वैल्यू मैंने बताई नहीं थी क्योंकि मैंने सोचा नहीं था इसकी जरूरत पड़ जाएगी, तो आर ए की वैल्यू दे रखी होगी क्वेश्चन में, निकाल सकते हो। ओके, तो हीट ट्रांसफर है, क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहले देखा कि हीट ट्रांसफर के मोड्स क्या क्या होता है, फिर हमने कंडक्शन स्टडी की, कंडक्शन का फॉर्मूला बताया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना बताया, रेजिस्टेंस निकालना बताया एक डिफिकल्ट क्वेश्चन में, फिर मैंने आपको बताया थर्मल रेडिएशन के बारे में, पहले बताया वीन्स लॉ क्या बताता है कि अगर आपके पास एक पर्टिकुलर टेम्परेचर टी है तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस पर्टिकुलर टेम्परेचर में मैक्सिमम रेडिएशन कौन सी वेवलेंथ पे एमिट हो रहा है, तो वो कांस्टेंट आता है 0.29 सेंटीमीटर केल्विन। और हमने देखा कि ये होता है स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये बताता है कि तुम्हारी कोई ब्लैक बॉडी है, तुम्हारा कोई, और यह केवल ब्लैक बॉडीज के लिए वैलिड है। अब सन एक बहुत अच्छी ब्लैक बॉडी है इसलिए हमने कर लिया, ठीक है, मतलब नॉट अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी बट सन इज अ ब्लैक बॉडी, ठीक है। तो डी ई बाई डी टी आता है सिग्मा ए टू द पावर 4, जहां पे ए है रेडियस ऑफ द स्फीयर यू आर कंसिडरिंग। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा कि यार हमने फिर एक क्वेश्चन किया, हमें सन का लैम्डा दिया हुआ तो उससे हमने टेम्परेचर निकाला, टेम्परेचर आ गया, फिर हमने स्टेफन बोल्ट्जमैन लॉ निकाल के देखा कि अर्थ पे टोटल कितनी एनर्जी पर सेकेंड आ रही है, और ये एनर्जी अपन ने निकाली, तो सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये पूरा स्फेयर का एरिया, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय टी टू द पावर 4, टी कहाँ से आया, इस इक्वेशन से आया। फिर हमने देखा कि सन अपनी एनर्जी इस पूरे संसार को ऐसे ऐसे फैला रहा है, उसमें से केवल एक छोटा सा सर्कल है जो अर्थ है, वहाँ पे एनर्जी निकालनी है, तो अपन ने देख लिया कि ये एरिया जो छोटा सा दिख रहा है वो इस स्फीयर का कितना परसेंटेज है, तो वो हमने यहाँ से निकाला, फिर हमने उसको परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दिया और आंसर आ गया। ओके, अब ये चीज़ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में आएगा तो भी टफ क्वेश्चन माना जाएगा, तो ये यूजुअली अगर आपको टफ लग रहा है तो अभी के लिए यार चिंता मत करो, तुम्हारे पास पढ़ने के लिए और भी बहुत चीज़ है, उनको पहले क्लियर करो, उसके बाद इन चीज़ों पे आओ, ठीक है। सब चीज़ क्लियर हो जाए उसके बाद ये चीज़ समझ नहीं आ रही तब बात करना कि भाई नहीं आ रही है, बट ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कई बार डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन आ जाता है कि सिग्मा का डायमेंशन क्या है, तो वो तुम निकाल सकते हो इससे। कभी कभी वीन्स कांस्टेंट का पूछते हैं क्या डायमेंशन है, तो तुम निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये याद रखने फॉर्मूले। और इसके अलावा एक चीज़ होती है एमिसिविटी, ठीक है। एमिसिविटी बेसिकली ये बताती है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है कितनी अच्छी ब्लैक बॉडी है, ठीक है। तो अगर आपको एमिसिविटी दे रखी है तो उसको यहाँ पे ई एक और मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब ये याद रखने की जरूरत नहीं है, बट कोई रख दे दिमाग में तो याद रख लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मुझे मिला नहीं, ये केवल एचसी वर्मा में दिया है। तो अगर नॉन ब्लैक बॉडी है ना तो अपन यहाँ पे एक फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, जो यूजुअली लेस देन 1 होता है। अगर ये 1 हो जाता है मतलब बेसिकली ये बता रहा है कि कितना परसेंटेज ऑफ अ परफेक्ट ब्लैक बॉडी है। अगर कोई ऑब्जेक्ट एक आधा ब्लैक बॉडी जितना है ना तो 0.5 हो जाएगी वैल्यू। अगर कोई बोल रहा है कि 10% ब्लैक बॉडी टाइप बिहेव करता है यार तो 0.1 हो जाएगी। अगर कोई ब्लैक बॉडी है तो 1 हो जाएगा। तो बस ये होता है, तो ई से मल्टीप्लाई और कर सकते हो बस। अब ये चीज़ें जो हैं इन पर मैं लगाऊंगा बड़ा सा क्रॉस, क्यों? क्योंकि इससे पहले आपको पढ़ना चाहिए एनएलएम, रोटेशन, वर्क पावर एनर्जी, एसएचएम, वेव्स, ये पढ़ो, उसके बाद इन चीज़ों पे आओ, ठीक है। ये चीज़ें जो हैं ये टफ चीज़ें हैं फिजिक्स की, ठीक है। ये मैं प्रोटेक्ट करके खड़ा हुआ हूँ, ये चीज़ें टफ सेक्शंस में आती हैं। ये आई है 19th-20th सेंचुरी इनमें, तो इनमें तुम अभी घुसोगे कि यार ये समझते हैं क्या है रिसर्च करने लग जाओगे यार। इवन ये क्वेश्चन भी तुम्हें समझ में नहीं आया ना, चिंता मत करो, पहले एनएलएम बनाओ, फिर रोटेशन बनाओ, फिर सेंटर ऑफ मास बनाओ, फिर एसएचएम बनाओ, फिर वेव्स बनाओ, उसके बाद समझ में नहीं आया तब ये देखना, ठीक है। पहले बाकी चीज़ें क्लियर करो, क्योंकि उनसे क्वेश्चन ज़्यादा टफ आएंगे और ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। ये क्वेश्चन सब बच्चे छोड़ के आएंगे, अगर आएगा तो भी 99% बच्चे, ठीक है। तो इस पर अपन लास्ट में आएंगे। तो मुझे काफ़ी खुशी है कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया। आई होप एक्सप्लेनेशन इनफ था। तो ये आपका थर्मोडायनेमिक्स एंड होता है।
अगली वीडियो में ग्रेविटेशन बताया जाएगा, जो अपना लास्ट टॉपिक रहेगा मैकेनिक्स या 11th की पूरी फिजिक्स का। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।